तो नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि इसका इतिहास क्या था, क्यों बना, कौन से अंग है और क्या-क्या ये काम करता है, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन जो आया था वो आया है 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से चला था 1945 तक। ये सितंबर तक चला था, 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चारों तरफ अशांति फैल गई थी, मंदी आ चुका था। तो इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल लेवल पे पीस लाने के लिए 1945 में तारीख थी 26 जून को सैन फ्रांसिस्को समिट का आयोजन किया गया। और इस समिट में सैन फ्रांसिस्को एक सिटी है अमेरिका यूएसए में, और उसी सिटी में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन यूएन के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? 1945 को, 26 जून को। और ये जो लागू हुआ है ये इम्प्लीमेंट हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए आपको पता होगा कि जो 24 अक्टूबर है, 24th जो अक्टूबर है, इस दिन यूएन डे मनाया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब चूंकि ये जब गठन किया जाना था कि क्योंकि चारों तरफ जो है अशांति फैल चुकी है, कैसे पीस लाया जाए, कैसे सब चीज़ों को एक साथ रेगुलेट करेंगे, तो ये जो नाम दिया गया यूएन, किसी ने कुछ और सोचा होगा, कई लोगों ने कुछ और फॉर्मेशन के बारे में सोचा रहा होगा। तो उसका जो नाम दिया, वो दिए थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। ये नाम जो दिया यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राज्य जिसको हम कह रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था, वो दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। और ये उनकी तस्वीर है, यही है वो व्यक्ति जिन्होंने नाम दिया। डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि यूनाइटेड नेशन का नाम इस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था, फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, याद रखना है। यूएन के संस्थापक सदस्य, वैसे अभी तो 193 कंट्रीज हैं यूएन में, लेकिन ये पूछ रहा है फाउंडर मेंबर कितने थे, फाउंडर कंट्री कितने थे, तो वो थे 51 कंट्री थे। 26 जून 1945 को जब वो समिट हुआ, जब उस गठन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो 50 देश के प्रतिनिधियों ने इस पे साइन किया था। लेकिन 51वां बन जाता है पोलैंड, क्योंकि लागू होने से थोड़े दिन पहले का तकरीबन 10 दिन पहले पहले पोलैंड जो है वो 1945 में 15 अक्टूबर को साइन कर देता है। और इस तरीके से 51 कंट्री जो हो जाते हैं वो यूएन के फाउंडर मेंबर हैं। अगर पूछे कि यूएन के फाउंडर मेंबर कितने, तो 51 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि जब प्रस्ताव पारित हुआ तो कितने राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने साइन किया, तो 50 देशों ने साइन किया था। और 51 कौन सा है? पोलैंड, ये याद रखना है। तो मेंबर ऑफ यूनियन की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि अभी 193 कंट्रीज हैं। 193वां देश कौन है जो रिसेंट जो ज्वाइन हुआ है? वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान जो कि कहाँ का है? अफ्रीका में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देश है। और कब बना है? ये 2011 में बना है। उससे पहले 192वां देश बना मॉन्टेनेग्रो। 191वां देश बना पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर जिसको भी बोलते हैं। और 190वां देश है स्विट्जरलैंड। और उससे पहले एक पैसिफिक ओशन में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है टुवालू। टुवालू ये बना है। इंपॉर्टेंट है ये कि कब बना, लास्ट रिसेंट रिसेंट कौन सा है, तो 193वां देश जो है वो है साउथ सूडान। हेडक्वार्टर और लैंग्वेज की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 17 एकड़ की जमीन पर बना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जॉन डी रॉक फेलर जूनियर। इसने वो जमीन को दान में दिया था जहां पर हेडक्वार्टर अभी मौजूद है, न्यूयॉर्क में, जो जहां पे हेडक्वार्टर है यूएन का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसने किसके दान में दी गई जमीन पर यूएन का मुख्यालय मौजूद है, तो आंसर होगा जॉन डी रॉक फेलर जूनियर। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें काम चल रहा है वो कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये पांच है। कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन लैंग्वेज है, और स्पेनिश लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को आपको याद रखना है। जब शुरुआत हुई थी तो वर्किंग जो लैंग्वेज था वो सिर्फ दो था, इंग्लिश एंड फ्रेंच। लेकिन अभी ये पांच, इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश, इन लैंग्वेज पे काम होता है। ये हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर है जो कि कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। ये हेडक्वार्टर किसे किसने दान में दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो परमानेंट मेंबर्स बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो मुख्यालय है एक 1952 में बन करके तैयार हुआ है। गठन 1945 में हुआ, लेकिन बनकर मुख्यालय जो हुआ है उसके लिए समय लगेगा ना, इतना जल्दी थोड़ी बन जाएगा हेडक्वार्टर। तो इतना बड़ा हेडक्वार्टर बनने में समय लगा, तो 1952 में बनकर तैयार हुआ। और महासभा की जो पहली बैठक भी हुई है वो अक्टूबर 1952 में
हुई है। यूएन की सदस्यता के लिए निर्णय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। वो स्थायी सदस्य कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है यूएसए, फिर है रशिया है, फिर इसमें आता है ब्रिटेन का नंबर, इसमें आता है चाइना का नंबर और इसमें आता है फ्रांस का नंबर। ये 5 देश है 1 2 3 4 5 ये 5 देश जो है कौन है? यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर हैं, ठीक? अब बात करते हैं लोगों की, ठीक है? यहाँ पर आपको 2 लोगो दिख रहा होगा, एक ये, एक ये। यहाँ तो लिखा ही है डब्ल्यूएचओ का है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ये यूएन का है। क्या है कि राष्ट्र का ध्वज हल्की नीली पृष्ठभूमि पर होगा। हल्की नीली पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड जो होगा क्या होगा? ब्लू होगा। श्वेत रंग के संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है जैतून। ये जो देख रहे हैं ना, ये ऑलिव का एक वक्राकार शाखा है, कर्व वाली शाखाएं हैं और ऊपर से ओपन है, यहाँ से ओपन है और विश्व का मानचित्र बीच में आपको देखने को मिल रहा है। ये यूएन का लोगो है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था बहुत पहले, क्योंकि दोनों में आप देखिए ये यूएन का लोगो है और ये जो है वो आपका डब्ल्यूएचओ का लोगो है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि ये बीच में ये नहीं है। स्नेक जैसा जो दिख रहा है वो यूएन में नहीं है, डब्ल्यूएचओ में। बाकी सब सेम है। पीछे आप देखिए तो वर्ल्ड का मैप भी है और ये जैतून की वक्राकार शाखाएं भी हैं, बट इससे समझ में आ जाता है कि ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल सेक्रेटरी कौन कौन बने, यानी महासचिव कौन कौन बने हैं। सबसे पहला नंबर है ट्रिग्वे ली का। ट्रिग्वे ली नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। 1946-1952 तक थे। इन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। सवाल आ जाए कि कौन से जनरल सेक्रेटरी ने, यूएन के कौन से जनरल सेक्रेटरी ने खुद इस्तीफा दिया, तो आपको याद रखना है ट्रिग्वे ली ने दिया। ट्रिग्वे ली कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और पहले हैं तो वही इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो बने थे वो थे डैग हैमरशोल्ड। ये स्वीडन के रहने वाले हैं थे। 1953 से 1961 तक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट है, पूछ दे कि हवाई दुर्घटना में किस जनरल सेक्रेटरी की डेथ हुई थी, तो बताना है किनकी डेथ हुई थी? डैग हैमरशोल्ड की। तीसरे हैं यूथान। उससे पहले मैं डैग हैमरशोल्ड का एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज आपको पता होगा कि मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है। मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है। उन 2 लोगों में एक नाम डैग हैमरशोल्ड का भी है। याद रखेंगे, डैग हैमरशोल्ड का नाम है। एक आई थिंक एक एरिक एक्सेल ऐसा कुछ नाम है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एरिक एक्सेल एक व्यक्ति है और एक है डैग हैमरशोल्ड है। यानी जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी है जो मरणोपरांत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है ये। डैग हैमरशोल्ड को हो गया, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और ये मरणोपरांत इनको क्या दिया गया है? मरणोपरांत इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूथान तीसरे नंबर पे हैं, जो म्यांमार के रहने वाले हैं, 61 से 71 तक। फिर चौथे नंबर पे है कुर्त वाल्दहीम, जो ऑस्ट्रिया के हैं। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया ना, इट्स ए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या है? यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, पता होगा, ये यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल क्या है इसकी? वियना। कैपिटल है इसका वियना, ठीक। ऑस्ट्रिया के हैं। उसके बाद जेवियर पेरेस द क्विजर पेरू के थे। फिर उसके बाद बुतरस बुतरस खाली, ये इजिप्ट के हैं। कोफी अन्नान घाना के हैं 97 से। ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, ये 2006 तक होगा। फिर है बान की मून, जनवरी 2007 से 16 तक रहे। और अभी वर्तमान में ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, माफ करिए, हाँ, एंटोनियो गुतरेस जो है अभी वो पुर्तगाल के हैं और 2017 से लेकर के अब तक है। तो जनरल सेक्रेटरी में आपको क्या नाम याद रखना है? एक तो नाम याद रखिए ट्रिग्वे ली का, क्योंकि पहले हैं, इन्होंने खुद इस्तीफा दिया। अब तक किसी ने इस्तीफा अपने आप दिया नहीं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपको याद रखना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैग हैमरशोल्ड के बारे में, क्योंकि वो एक तो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के रहने वाले हैं। और आपको बता दूं, ये मैंने बताया कि नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। और अभी रिसेंट अभी जो होगा एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाल के हैं, वर्तमान में भी हैं। तो ये तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन अंगों की। कौन कौन से अंग हैं? 6 अंग हैं। पहला है महासभा, जिसे कहते हैं जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। फिर है आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और उसके बाद है क्या प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर है आईसीजे, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और रहता है सचिवालय। ये 6 को आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया कि वो जो हेडक्वार्टर देखा आपने न्यूयॉर्क में है ना, यूएन का हेडक्वार्टर। इन सभी अंगों का जो जो पार्ट है, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बस आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हैग में मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, सबका न्यूयॉर्क में है, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका नीदरलैंड जो है आईसीजे का हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वहां पर है। अब थोड़ा-थोड़ा जनरल असेंबली के बारे में देखते हैं। ये क्या है? व्यवस्थापिका सभा है, ठीक? और सभी राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी 193 कंट्रीज़ के सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो इसमें शामिल होते हैं और इसीलिए इसे विश्व का क्या कहते हैं? लघु संसद भी कहा जाता है। सवाल आ जाएगा कि यूएन के किस पार्ट को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो वो है जनरल असेंबली या फिर महासभा। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है 5 मेंबर्स वो भेज सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ़ एक ही को देने का अधिकार होगा। हर साल इसकी बैठक एक बार ज़रूर होती है, लेकिन अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो कहेगा कि इमरजेंसी बैठक बुलानी है, तो वो फिर बुलाई भी जा सकती है। इन्हीं से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जनरल असेंबली के, उन्हीं के द्वारा ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 1 साल में किया जाता है। सुरक्षा परिषद के 10 जो अस्थायी सदस्य होता है, उनका भी चुनाव होता है। अभी हम आगे देखेंगे। वर्तमान में मैंने पहले ही बता दिया कि 193 कंट्रीज़ हैं जो इस देश इसमें शामिल है और हर साल सितंबर से लेकर के जनवरी के मध्य में इनका एक मीटिंग चलता है। तो याद क्या इम्पोर्टेंट यहाँ रखना है कि एक तो याद रख लो कि लघु संसद कहा जाता है, प्लस 5 प्रतिनिधि भेज भेज सकता है, ठीक है? और 193 कंट्रीज़ और कब से कब तक चलता है इनका मीटिंग हर साल, जो एक नियमित रेगुलर सेशन जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद क्या है? ये इसकी कार्यपालिका है। साथ ही जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का काम इसी का है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन-कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये 5 हैं। अस्थायी सदस्यों को महासभा के द्वारा 2 तिहाई बहुमत से 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, यानी 2 तिहाई बहुमत की ज़रूरत है और कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो 15 में 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान है ना, पॉजिटिव होना जरूरी है। 15 कैसे हुए? 10 अस्थाई, 5 हो गए स्थाई, परमानेंट मेंबर, तो टोटल हो गए 15। 15 में 9 का होना तो जरूरी है। 5 स्थायी देशों को वीटो शक्ति पावर है, वीटो शक्ति मिला हुआ है। 5 कौन से? ये यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ये पांचों को याद रख लीजिए। 5 कौन-कौन से हैं? पूछ सकता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से असहमत है तो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये 5 देश अगर बोले नहीं मुझे पसंद नहीं, तो अपना वीटो वहाँ पे लगा सकता है और अगर इस स्थिति में भी लगा सकता है कि सोचिए अगर 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा। यानी कोई यूएन में कोई प्रस्ताव आया, तो मान के चलिए जैसे मैंने बताया कि 15 में से 9 का ज़रूरत तो है, मिनिमम तो ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन 15 में से 14 सदस्य जो हैं वो अगर प्रस्ताव में सकारात्मक बातें कह देते हैं कि मान लेते हैं, लेकिन एक नहीं माना और एक एक जो नहीं माना है वो कौन है? वो परमानेंट मेंबर का है। तो वो इस स्थिति में प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसलिए जब भी इंडिया को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम जब भी भारत का समर्थन किया जाता है तो सब देश राजी होते हैं, सिवाय एक चाइना के, क्योंकि वो क्या करता है? वीटो पावर लगा देता है, जिस वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं। कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं भी करना चाहे, ना तो नकारात्मक मत देना चाहे, वो मतदान की प्रक्रिया से अनुपस्थित रह सकता है। यानी कोई स्थायी सदस्य है, पांचों जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, इनमें से कोई समर्थन नहीं करना चाह रहे हैं कोई प्रस्ताव में, नकारात्मक वोट भी नहीं देना चाह रहे हैं, तो सीधा सीधा वो भाई अब्सेंट हो जाए, वहां पे नहीं आए, तो समझ में आ जाएगा कि वो इसके प्रस्ताव के समर्थक में नहीं है। सोवियत संघ यूएसएसआर है, ये अब तक सबसे ज्यादा बार वीटो का यूज कर चुका है। इसके अलावा भारत आपको पता है 8 बार क्या जा चुका है? अस्थाई अस्थाई सदस्य 8 बार रह चुका है भारत। रिसेंट 2021-22 में रहा था, उससे पहले 1950 से 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, फिर 91, 92, फिर 2011-12 और अब 2021-22 में रहा है। 8वीं बार रहा है रिसेंट। परमानेंट मेंबर की बात कर चली आ रही है, लेकिन ये कब होगा पता नहीं है। अब आते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्या है? जुडिशरी पार्ट है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हैग में है। 1946 में इसने काम शुरू किया था। 15 मेंबर का ये बॉडी है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 9 साल के लिए होती है और हर 3 साल में 5 न्यायाधीश जो है वो लीव पर जाते हैं। साथ ही इस बॉडी में कोई भी 2 जो जज होगा वो एक ही देश के नहीं हो सकते। अब भारत के कितने जज यहाँ पर जा चुके हैं? तो भारत के जज जा चुके हैं 1, 2, 3 और 4। 4 जजेस जो हैं वो पार्ट हो चुके हैं किसका? आईसीजे का।
ठीक है, सबसे पहले कौन है? बेनेगल राव, इंपॉर्टेंट पहले हैं तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उसके बाद नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर सिंह भंडारी, जो 2012 से लेकर के अब तक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो नागेंद्र सिंह जी हैं, जो सेकंड जो जज थे 73 से 78 तक, वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 58 85 से 88 के बीच अध्यक्ष रह चुके हैं और 76 से लेकर के वो 79 तक उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? याद नाम, चारों नाम है, ज़्यादा चारों को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेनेगल राव पहले हैं, दूसरे नागेंद्र सिंह है, फिर रघुनंदन पाठक है, फिर दलबीर भंडारी है। दलबीर भंडारी अभी भी हैं 2012 से। बेनेगल राव पहले हैं। नागेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सवाल आ जाएगा कि आईसीजे में कौन सा भारतीय न्यायाधीश जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को संभाल चुके हैं? आपके सामने चारों ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना है कौन रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी रहे, इंपॉर्टेंट है, नागेंद्र सिंह। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के कंटेंट के लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।